हेलो स्टूडेंट्स। सो होप अब तक आपको इवेपोरेशन समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उनके घटने या बढ़ने से इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी घट या बढ़ जाता है। तो ऐसे चार फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे और जिनके चेंज करने से इवेपोरेशन का रेट भी चेंज हो जाता है। तो हम इन चारों को एक एक करके स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको इनको एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं इनसे। The first one is temperature. So as we know that कि evaporation room temperature पर होता है, तो वहां पर temperature जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है in case of evaporation. So हम temperature के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा surface area बहुत ही ज़्यादा impactful है in case of evaporation. Third one is humidity. ह्यूमिडिटी अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो नमी है, ठीक है। तो नमी के बारे में बात करेंगे। ह्यूमिडिटी काफी अच्छा टॉपिक है। एंड द एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट दी विंड स्पीड, कि जो हवा की गति है, कि हवा जिस स्पीड से चल रही होगी तो वो इवेपोरेशन को किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। सो फर्स्ट मूव फॉर द टेम्परेचर। फाइन। Now we will discuss about the impact of temperature on evaporation rate. So टेम्परेचर के इम्पैक्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है। मैंने क्या किया, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर को लिया और इस पर्टिकुलर पार्ट पर मैंने जो टेम्परेचर रखा वो 10 डिग्री सेल्सियस रखा। सेम वे में इतनी ही क्वांटिटी का वाटर और इसी बीकर के अंदर मैंने रखा, दिस इज ऑल्सो वाटर, पर यहां जो टेम्परेचर रखा वो टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेम टाइम स्लॉट के अंदर, सेम टाइम के अंदर आप क्या देखेंगे कि इवेपोरेशन कहाँ ज्यादा होगा। नेचुरली जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर इवेपोरेशन का रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली जहां टेम्परेचर कम होगा। तो यदि मैंने यहाँ दो एरो दिखाए हैं, इट मींस यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट कम है, और यहाँ चार एरो दिखाए, इट मींस इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट जो है वो ज्यादा है। ज्यादा होने की रीजन अगर देखें तो रीजन इज ओनली द सिंगल रीजन जो हम इसके मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, कि टेम्परेचर क्या करेगा, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स का मोशन होगा, और उस मोशन के कारण वो अपने फेज को चेंज कर देंगे। दे विल चेंज द फेज, फेज चेंज विल बी देयर। ठीक है, सो हाई इज द काइनेटिक एनर्जी, हाई विल बी द मोशन, और हाई विल बी द मोशन एंड हाई रेट ऑफ द फेज चेंज। फेज चेंज मतलब फेज क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड फेज से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज होगा और फेज चेंज होगा। तो अब एक क्वेश्चन है आपसे। सो द क्वेश्चन इज एट what temperature the evaporation rate will be maximum, सबसे ज्यादा होगा। द आंसर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो इवेपोरेशन रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं वो अपना फेज को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि यहाँ पर टेम्परेचर जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, बीकर के अंदर वाटर लिया हुआ है, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो इवेपोरेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा।
क्लियर? नाउ द सेम, अभी इसी पोर्शन को आप इस पिक्चर के द्वारा देखिए। इस पिक्चर के अंदर आप खास तौर पर देख रहे हैं जो पहला पोर्शन है, यानी कि जो फर्स्ट जो पिक्चर का जो पहला भाग है, इस भाग के अंदर आप देख रहे हैं कि जो कंपैरिजन दिखाया हुआ है वो एक तो हॉट सनी डे और एक क्लाउडी डे के अंदर दिखाया हुआ है। हॉट सनी डे के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैक्सिमम दिखाने के लिए वी शो 3 पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, नेचुरली है, हॉट सनी डे के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। बट ऑन क्लाउडी डे व्हाट वी कैन सी कि जो टेम्परेचर है वो कम होगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट भी कम होगा। क्लियर? So the next factor affecting is surface area. So as we will discuss about the surface area, what we will see that higher is the surface area. जितना ज़्यादा surface area होगा, higher will be the evaporation. तो evaporation का rate उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि surface area जितना ज़्यादा होगा, evaporation का rate भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको भी एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था कि हमने टेम्परेचर के ऊपर जब इम्पैक्ट देखना था तो हमने दोनों कंटेनर के अंदर टेम्परेचर को चेंज किया था। नाउ अब हमने टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं देखना, हमने सरफेस एरिया का इम्पैक्ट देखना, तो हमने टेम्परेचर को क्या रख दिया? कांस्टेंट। सो यहाँ टेम्परेचर क्या रख दिया? हमने कांस्टेंट रख दिया। हमने मान लिया टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस ही है दोनों तरफ, ठीक है, वो चेंज नहीं है। मोर ओवर हमने एक चीज का ध्यान और रखना है कि यहाँ पर प्रेशर भी क्या रहेगा? दोनों तरफ कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब उस केसेस के अंदर आप क्या देखेंगे कि हम यहाँ पर यदि एक्टिविटी को देखें तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर का इम्पैक्ट इस एरिया पर पड़ेगा जो ओपन टू दी एयर है, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ रहा है, और इन्हीं के पार्टिकल जो हैं जब टेम्परेचर के एक्सपोज में आएंगे दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स। वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? वेपर्स में। तो नाउ यहाँ पर सिर्फ इतना एरिया है जो टेम्परेचर के फ्रंट टेम्परेचर के एक्सपोज में आ रहा है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। बट यहाँ पर इम्पैक्ट देखिए कि यहाँ पर टेम्परेचर के जो संपर्क में आ रही है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है जितना एरिया, that area is very much higher than this। इसके कंपैरिजन में ये एरिया बहुत ज्यादा है। तो आप खुद सोचिएगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होने, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन रेट है, इवेपोरेशन जो रेट है दैट विल बी हाई इन बीकर बी। जो बी बीकर होगा, यानी कि ये वाला बीकर, यदि मैं इसे बी बोल दूं और इसको ए बोल दूं, तो बी बीकर में हाई होगा, बिकॉज यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है। इवन इस एक्टिविटी को भी हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और एक बीकर के अंदर जो हमने लिक्विड लिया है दैट लिक्विड इज सेम, और हमने यहाँ पर प्रेशर को भी कांस्टेंट किया है और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट किया है, वहां पे भी 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे कि जो बीकर वाला लिक्विड है इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टेस्ट ट्यूब, क्योंकि सरफेस एरिया यदि दोनों में कंपेयर करें तो टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया इज वेरी मच लेसर देन दी बीकर। सो ये इनके अंदर फर्क हो जाएगा। मोर ओवर दूसरी तरफ चलते हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी के अंदर भी हम इस सरफेस एरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जब कपड़े वॉश करने के बाद हम उन्हें सूखने को डालते हैं तो उस दौरान हम उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फैलाकर डालते हैं ताकि वो कपड़े बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएं। क्या कभी तह लगाकर हम कपड़ों को सूखने डालते हैं? ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाएगा तो आप देखेंगे कि वो सूखेंगे ही नहीं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया जो क्लोथ्स का है वो टेम्परेचर के या एयर के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, ताकि जो उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है वो इमीडिएटली क्या हो जाए? इवेपोरेट हो जाए। जो दूसरा इसका यदि मैं इम्पैक्ट देखूं कि जैसे मान लीजिए कि बारिश हुई और बारिश होने के तुरंत बाद आप क्या देखते हैं कि सड़कें एकदम भीग जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि ये सड़कें ड्राई अप भी बहुत जल्दी हो जाती हैं।
ड्राई अप जल्दी होने का मतलब क्या है, क्योंकि जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, और जैसे ही हल्का सा सूर्य निकलेगा, सन निकलेगा, टेम्परेचर राइज होगा, वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाती हैं। रीजन बिहाइंड कि टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन भी वहां पर आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। सो ये रीजंस हैं, और ये हमारी डेली लाइफ की उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं about the surface area. So the result is this कि higher the surface area, higher will be the evaporation. Clear? So the next important factor is humidity of air. So first of all, let's understand what is humidity. Humidity क्या होती है, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर रिप्रेजेंट बाय द टर्म ह्यूमिडिटी, कि एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, नमी, जिसको हम हिंदी में नमी बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो यहां पर मैंने दो यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसीडर कर लिया। यूनिट वॉल्यूम मतलब कुछ भी एक जैसे कि हम एयर को, गैस है, गैस को हम वॉल्यूम के अंदर कंसीडर करते हैं, तो ये यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वन वॉल्यूम का हम यहाँ पर एयर कंसीडर कर लिए। यहाँ पर भी यूनिट वॉल्यूम है और यहाँ पर भी यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैंने यहाँ पर दो वाटर वेपर्स को शो किया हुआ है। से यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 वाटर वेपर्स को दिखाए हैं, यानी कि यहाँ पर अब देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यहाँ पर वाटर वेपर्स कम है और यहाँ वाटर वेपर्स ज्यादा हैं, तो मतलब ये वाला पोर्शन क्या हुआ, लो ह्यूमिडिटी। यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या है, लो ह्यूमिडिटी है, क्योंकि वाटर वेपर्स कम है एयर के अंदर। यहां पर क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कि एयर के अंदर नमी ज्यादा है, वाटर वेपर्स ज्यादा है। क्लियर हुई बात। तो ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर के अंदर कितने वाटर के वेपर्स प्रेजेंट हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते थे। अब देखो कि यहाँ पर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा कम है, तो हम यदि एयर की कंडीशंस, एयर की क्वालिटी ऐसी है, तो हम ऐसी एयर को बोलेंगे दैट इज द ड्राई एयर। कि एयर ड्राई है, यानी कि एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट है। बट यहाँ पर कंडीशन देखो कितना कंजस्टेड है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इसको ड्राई नहीं बोलेंगे, हम इसको डम्प एयर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द डम्प एयर। व्हाई द डम्प एयर? बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर वेपर्स आर वेरी हाई, इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पर यदि मान लो कि किसी प्रोसेस से एक और वाटर वेपर है, किसी प्रोसेस से एक और वाटर वेपर इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इसको होल्ड कर सके, तो ये इसके अंदर एंटर नहीं होगा, ठीक है। सो हर एयर के अंदर भी ये चीज की कैपेसिटी होती है कि वो कितने वाटर वेपर्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो इसकी जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी, व्हेन द कैपेसिटी इज फुल, तब इसके अंदर और वाटर वेपर्स एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हाई ह्यूमिडिटी या डैम्प एयर। डम्प एयर के अंदर आप खास बात ये देख सकते हैं कि जब ये कंडीशन होती है एयर की, तो उस दौरान रस्टिंग का प्रोसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि एयर भी है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो उस वजह से ये थोड़ी सी वहां पर भी मेटल्स के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ये होती है एक्चुअली ह्यूमिडिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं? द आंसर इज यस, एयर के अंदर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। समर सीजन के अंदर हम यूजली कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक जब गिलास के अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि गिलास के चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्या कभी सोचा कि वो ड्रॉपलेट्स कहां से आई? वो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट से ही आई।
हुआ क्या कि जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक गिलास के अंदर डाला तो गिलास के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो गया, यानी कि वहां टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से जो वाटर की वेपर्स थे, जो गैसेस फॉर्म में थे, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, तो हमने टेम्परेचर कम करने से उनकी एनर्जी को कम कर दिया, जिसकी वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गए, ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर के अंदर भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ह्यूमिडिटी है। ठीक है, अभी मैं सारा का सारा समराइज करता हूं। तो ह्यूमिडिटी क्या हुई कि वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना एयर के अंदर। यदि कम वाटर वेपर प्रेजेंट है तो ऐसी एयर को क्या बोला जाएगा, ड्राई एयर। यदि ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो ऐसी एयर को क्या बोला जाएगा, डम्प एयर। ठीक है, इनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, यदि कैपेसिटी फुल हो जाए तो और वाटर वेपर्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं एंटर कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज का आगे यूज करेंगे, इसलिए ये बात मैंने आपको भी बताई है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब हम इसका इंपैक्ट देखते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन इवेपोरेशन। नाउ डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन, जो हमारा बेसिक मोटो है। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने वही दो कंडीशंस को यहाँ पर रखा है, जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि ह्यूमिडिटी कम और ज्यादा किस तरह से होती है। तो जैसे कि ये वाला केस था, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स है बहुत कम प्रेजेंट है, तो ऐसी एयर को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ एयर इज कॉल्ड ड्राई एयर। ठीक है, इस तरह की एयर को हम ड्राई एयर बोलते हैं। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, अभी भी बताया, दैट इज कॉल्ड यस डम्प एयर। क्या हो जाएगी ये, डम्प एयर। ठीक है, डम्प एयर हो जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनकी अपनी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। यदि मैं दोनों में कंपेयर करूं तो ड्राई एयर के अंदर क्या और वाटर वेपर्स एकोमोडेट हो सकते हैं, लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर, यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है। सो ये, और अगर मान लो कि कोई भी ये वेपर्स आ गया, फिर से बाहर से यदि कोई वेपर आ गया, तो क्या इसके अंदर एकोमोडेट हो सकता है, यस, ये इजीली एकोमोडेट हो जाएगा, क्योंकि स्टिल स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। अभी इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये और वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकता है, इट कैन होल्ड। पर यहाँ का केस देखते हैं कि यदि यहाँ पे कोई एक वेपर और एंटर करना चाहेगा, ये से वाटर वेपर है, ये अभी और यहाँ पर एंटर करना चाह रहा है, तो क्या यहाँ पर कैपेसिटी है, द आंसर इज नो, इट डज नॉट हैव capacity to hold more vapors। अब इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये और वेपर्स को होल्ड कर सके, तो ये इसको अपने अंदर एकोमोडेट नहीं करेगा। अब सोचिए हो क्या रहा है, होने का मतलब ये है कि अब एयर के अंदर, क्योंकि ये एयर है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब एयर के अंदर और वाटर वेपर्स एंटर नहीं कर सकते। वाटर वेपर्स एंटर नहीं कर सकते तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। वाटर किस में रहेगा, वाटर यानी कि वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू द वेपर, ये गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। गैस में क्यों नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि एयर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो गैस को होल्ड कर सके, तो इस वजह से ये गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट, यदि मैं आपको बताऊं कि यदि डैम्प एयर होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा या लेस होगा। ठीक है, रीजन आपको बताया, लेस या नहीं होने का मतलब क्या है, वो यही है कि जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, व्हेन द कैपेसिटी इज फुल, जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो इसके अंदर वेपर्स एंटर ही नहीं कर पाएगा। जब वेपर एंटर नहीं कर पाएगा तो वाटर क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, यानी कि इवेपोरेशन का मतलब ही क्या है कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, तो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी एयर के अंदर और कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको होल्ड कर सके। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर हम कहें कि 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, यदि
और 10 स्टूडेंट्स वहां पर एंटर करने की कोशिश करें तो सब कंजस्टेड हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ द रूम इज 40। यदि उसके बाद कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो कंजस्टेड होगा। तो उसके बाद स्कूल अपने आप में एक बोर्ड लगाता है कि यस एडमिशन इज क्लोज नाउ, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो सेम वे में तो वो अपने लेवल पर एडजस्ट करते हैं अपने आप को कि वो क्या रहेगा, यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा यदि एयर के पास कैपेसिटी ना हो तो। बट व्हाट अबाउट दिस ड्राई कंडीशन, यदि यहाँ पर अगर इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं, ठीक है, वाटर है, वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर, क्या ये इसके अंदर एकोमोडेट हो जाएगा, यस हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, यानी कि फास्ट होगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी इवेपोरेशन की, यदि एयर ड्राई है तो इवेपोरेशन फास्ट है, यदि ह्यूमिड है यानी कि डैम्प एयर है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो रिजल्ट्स देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, इन हाई ह्यूमिड एयर the process of evaporation is slow, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज नाउ एयर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड मोर वेपर्स, ठीक है, एयर यानी कि डम्प एयर, वी कैन से डम्प एयर does not have capacity, उसके पास अब कैपेसिटी नहीं है किस चीज की, टू होल्ड मोर वेपर्स, और ज्यादा वेपर्स को होल्ड करने की उसके पास अब कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। सो ये कंडीशंस रहती हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कहाँ यूज होती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यदि बहुत ही ज्यादा मीन्स गर्मी है, गर्मी भी है और उस दौरान ह्यूमिड एयर भी है, वहां पर एयर भी जो क्या है ह्यूमिड है, तो होगा क्या कि हमारा जो पेस्पिरेशन है यानी कि स्वेटिंग है, इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स, ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि एयर क्या है, ह्यूमिड एयर है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पसीना जो है वो पसीने की फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ये इवेपोरेट नहीं होगा। यदि ये इवेपोरेट नहीं होगा तो हमें कूलिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। अब होगा क्या, उस दौरान हमें पसीना तो बहुत आएगा, नो डाउट, बॉडी को अपना टेम्परेचर कूल करना है, पसीना तो बहुत आएगा, बट ह्यूमिड एयर होने की वजह से वो जो पसीना है यानी कि वो जो वाटर है, इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू दी वेपर्स, क्योंकि अब एयर के पास कैपेसिटी नहीं रही कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सके, तो पसीना पसीने की फॉर्म में ही रहेगा यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, जिसके कारण हमें हमेशा उस दौरान बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। तो कि गर्मी बहुत है पर पसीना भी निकल रहा है पर हमें सूदिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, ये हमारा ह्यूमिड एयर का पार्ट है जो हम डेली लाइफ के अंदर फील करते हैं, महसूस करते हैं। थैंक यू। Now at last we will discuss about the wind speed. So now what will be the impact of wind speed on the evaporation? Evaporation के ऊपर wind speed का क्या impact पड़ता है, इसको उसी मैनर में समझते हैं जिस मैनर में हमने थोड़ा ह्यूमिडिटी को समझा था। सो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, यही वाटर का क्रॉस एयर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, जिसके अंदर हमने क्या चीज देखी है कि ये एक वाटर के वेपर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एयर के सेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जो लिक्विड प्रेजेंट है, अब उस लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कैपेसिटी कम होने की वजह से ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसकी अपनी कैपेसिटी है और कैपेसिटी फिल होने वाली है, तो ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। और यदि यहाँ पर मान लो कि इमीडिएटली विंड चलने लगी, बहुत ज्यादा फास्ट विंड चलने लगी, विंड चलने की वजह से क्या होगा, जो वाटर के वेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, दे विल गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। अब वो इस सेक्शन से क्या हो जाएंगे,
डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे। जब इधर उधर फैल जाएंगे तो नाउ जहां पर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर इतने सारे वेपर्स थे, अब वो वेपर्स क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। रिड्यूस हो गए तो वाटर जो नीचे लिक्विड था जो कन्वर्ट हो रहा था वेपर्स के अंदर, वो प्रोसेस फास्ट होने लगेगा ताकि इसकी कैपेसिटी को फिर से फिल कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस नहीं था तो अब यहाँ पर स्पेस बनने लगा क्योंकि विंड फास्ट हो गई। तो ये एक इम्पैक्ट है जो विंड का, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे विंड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो उस दौरान आप ये इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि जब क्लोथ्स जो हैं हमारे, जो वॉश्ड क्लॉथ जो है, जो हमने बाहर सूखने के लिए डाले रहते हैं, तो उस दौरान भी यदि हवा जब तेज चल रही होती है तो वो बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि वहां पर क्या है कि आपको जो कैपेसिटी है एयर के अंदर वाटर वेपर्स की वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो एयर के अंदर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं, एयर के इम्पैक्ट से ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, इट विल गेट डिस्पर्स्ड, फैल जाते हैं। फैलने की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो बचेगा वहां पर अभी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो ये होल्ड कर सकते हैं मोर एंड मोर वेपर्स, सो दैट हमें विंड का इम्पैक्ट जो यहाँ पर देखने को मिलता है, इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर? So here is the final conclusion, and the first one is on increasing the temperature, the evaporation will also increase. On increasing the surface area, the evaporation process will increase. On increasing the humidity, it will decrease. यहाँ पर इसका अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमिडिटी का। On increasing the wind speed, the evaporation process will increase. ये क्या होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। केवल एक ह्यूमिडिटी ही ऐसा फैक्टर है जिसके बढ़ने से इवेपोरेशन प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम इम्पैक्ट है, ये हमने इंक्रीजिंग इम्पैक्ट की, यदि डिक्रीजिंग इम्पैक्ट करेंगे तो वो भी सेम वे में होंगे। यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा, यदि सरफेस एरिया डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, एंड विंड स्पीड जब डिक्रीज होगी, कम होगी, तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं अबाउट दी 4 फैक्टर्स। ठीक है, इन 4 फैक्टर्स के बारे में हमने अभी भी डिटेल स्टडी की है। So now we will move for the next question, that is called the cooling effect of evaporation। कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये कूलिंग इफेक्ट कैसे कॉज करता है, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सो कूलिंग इफेक्ट को समझने के लिए मैं पहले इसका जो बेसिक लॉ है हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे ये कूलिंग इफेक्ट कैसे शो करता है। सो व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट ड्रॉ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स। सो जब कोई लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो लेटेंट हीट ही लेगा, तभी तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो उस दौरान ड्रॉ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टच। तो वो किससे एनर्जी ले रहा है, वो उससे एनर्जी ले रहा है जिससे वो टच है। ठीक है, या तो वो एनर्जी सप्लाई कर पा रहा है या एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा। तो जिससे भी एनर्जी ले रहा है तो लेफ्ट बिहाइंड क्या रहेगा, वहां तो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसने तो हीट तो कंज्यूम कर ली, हीट अब इसके पास है, तो लेफ्ट बिहाइंड क्या रह जाएगा, कूलिंग रह जाएगी। तो इस वजह से ये कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि यदि लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं विच टेक्स एनर्जी टू प्रोसीड। जो प्रोसीड करने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो पहले इन्हें एनर्जी चाहिए होती है, फिर कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर का बहुत बार एग्जांपल किया, व्हेन H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू दी
H2O गैस। सो ये प्रोसेस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसे एनर्जी दे रहे हैं ना, तो ये कंज्यूम करेगा, इट विल कंज्यूम एनर्जी। ये एनर्जी को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, कंज्यूम एनर्जी। सो जब ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो इट मीन्स ये प्रोसेस कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। सो इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी मीन्स हीट कंज्यूम कर रहा है। हीट कंज्यूम कर रहा है तो वहां पर हीट इफेक्ट तो है, वो कंज्यूम कर ली इन पार्टिकल्स ने। नाउ हीट इज नॉट इन द लिक्विड, नॉट विद द लिक्विड, नाउ हीट इज विद दैट गैस पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से लेफ्ट बिहाइंड क्या रहेगा? कूलिंग इफेक्ट रहेगा, जो ये शो होता है। थोड़ा सा इसको इस पार्ट पर भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि होगा क्या। देखो यहाँ पर एक लिक्विड है, ये लिक्विड वेपर्स के अंदर जब कन्वर्ट हुआ है तो ये कन्वर्ट इनटू द वेपर बाय टेकिंग दी एनर्जी। अब ये सराउंडिंग से एनर्जी लेकर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो एनर्जी के अंदर तो डाउनफॉल आया है। जब एनर्जी के अंदर डाउनफॉल आ चुका है तो पीछे क्या रह जाएगी? यहाँ पर जो शो करेगा दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। तो हम इसका बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे कि छोटा सा प्रोसेस है, आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि यदि मैं हाथ के अंदर पेट्रोल या ईथर, सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो वोलेटाइल होते हैं, यदि मैं उनको अपने हाथ के ऊपर रखूंगा तो वो थोड़े टाइम बाद उड़ जाएंगे। अब सोचिए हो क्या गया? लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स, वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स के अंदर। अब उसने हीट कहाँ से ली? वो मेरे हाथ के साथ टच था। किसके साथ टच था? हाथ के साथ टच था। तो के पार्टिकल्स ने जो एनर्जी ली वो मेरे हाथ से ली एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो हाथ को कैसा इंपैक्ट फील होगा? कूल फील होगा, ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी कंज्यूम करके वाटर वेपर्स बन गए, आई मीन सॉरी लिक्विड के वेपर्स बन गए। तो वेपर्स बन गए तो पीछे जो इंपैक्ट रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा? कूलिंग इफेक्ट रह जाएगा, क्योंकि वेपर्स टेक्स द एनर्जी एंड वो उड़ गए हैं। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वो फार अवे चले गए। तो इसका मतलब जो पीछे इंपैक्ट रह जाएगा वो कूलिंग इफेक्ट रह जाएगा। ठीक है, सो दैट कॉज द कूलिंग इफेक्ट। इसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से लॉट्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ की जो हम इवेपोरेशन की यूज करते हैं। Evaporation causes cooling. Now we will discuss the cooling impact of evaporation. There are so many examples, so many activities in our day-to-day life जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि evaporation जो है वो cooling impact cause करता है। जैसे कि earthen pot है, perspiration है, transpiration है, desert cooler है। तो first of all we will discuss about the earthen pot. वाटर गेट कूल इन एन earthen pot. जो पानी है earthen pot में ठंडा हो जाता है, क्योंकि earthen pot contains so many pores. जैसे ही समर में हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो पानी जो है वो इन पोर से बाहर निकल जाता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से ये इवेपोरेट हो जाता है और कूलिंग इम्पैक्ट कोज करता है और हमें पानी ठंडा मिलता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो वी फील रिलीफ अंडर ए फैन व्हेन वी पेस्पायर। तो एयर के इम्पैक्ट से क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, और जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना निकला होता है तो हम एयर यानी कि पंखे की हेल्प से इवेपोरेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिलीफ होता है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट, ट्री एक्वायर मोर वाटर टू लीव ड्यूरिंग समर। जो प्लांट्स हैं, जो बड़े ट्रीज़ हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस समर में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर में ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए इवेपोरेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो पानी जैसे ही बाहर इवेपोरेट होता है वो कूलिंग इम्पैक्ट कोज करता है। अब ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो उसके लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, द एयर पासिंग थ्रू अ डेजर्ट कूलर बिकम कूलर। जैसे ही एयर जो डेजर्ट कूलर में से पास होती है, याद रखें वो एयर ड्राई भी होनी चाहिए, तो वो जो वेट पैड्स होते हैं जिनके अंदर से पानी रेगुलरली सर्कुलेट होता है, तो हॉट एयर क्या करेगी, उस पानी को इवेपोरेट कर देगी और मोटर की हेल्प से वो एयर अब जो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो हमें ठंडा महसूस करती है।